बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। I hope that you all students are very good and fine. आप तमाम बच्चों को पिछला लेक्चर मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 5, द पीरियोडिक टेबल एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इस चैप्टर में जो चीज़ें हमने कवर अप करनी हैं वो एटम का स्ट्रक्चर देखना है कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था उसको हम कवर कर चुके हैं, लेकिन आज हम पर्टिकुलरली दूसरे साइंसदान जिन्होंने इस चीज़ पे यानी कि इस सब्जेक्ट पे काम किया यानी एटॉमिक मॉडल की डेवलपमेंट में, तो इस लेक्चर में हम पर्टिकुलरली वो चीज़ करने लगे हैं, इस टॉपिक को कवर करने लगे हैं। उसके बाद ये जो दो आखिर के टॉपिक्स हैं जिनमें हमें स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स को कंपेयर करना है उनके स्ट्रक्चर वाइज और ग्रुप और पीरियड्स के हिसाब से पीरियड ट्रेंड देखना है, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज जो हम टॉपिक करने लगे हैं वो हमारा अदर साइंटिस्ट के बारे में है जिन्होंने एटॉमिक मॉडल को डेवलप करने के लिए अपना किरदार अदा किया। तो आज की क्लास के लर्निंग आउटकम्स हमारे पास यही हैं कि एटॉमिक मॉडल की डेवलपमेंट का जो हिस्टोरिक बैकग्राउंड है, ठीक है, विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट साइंटिस्ट हु वर्कड ऑन दिस सब्जेक्ट, जिन्होंने इस सब्जेक्ट पे काम किया, और कंट्रीब्यूशंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ दीज रिनाउंड साइंटिस्ट। इन मशहूर साइंसदानों के क्या कंट्रीब्यूशंस थे, ठीक है, और उनकी क्या अचीवमेंट्स थी। तो आइए अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जॉन डाल्टन से। जॉन डाल्टन ने 1803 में ये थ्योरी यानी कि ये मॉडल पेश किया। उन्होंने एटॉमिक मॉडल बताया था और उन्होंने अपने मॉडल में ये बताया कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर अलाइक, यानी कि सेम होते हैं, अलाइक का मतलब होता है सिमिलर, सेम, एंड दोज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन मास एंड साइज। यानी कि जो एक एलिमेंट है, मिसाल के तौर पर कल हमने बात की थी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरह अगर कैल्शियम है, Ca कैल्शियम उसका सिंबल है, तो वो एक एलिमेंट है। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। तो हर एक एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे, लेकिन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट विल बी डिफरेंट दैन द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, ठीक है। और उन्होंने जो एटॉमिक मॉडल पेश किया वो ये था कि एटम इज़ वेरी स्मॉल हार्ड स्फीयर दैट इज़ इनडिविजिबल, मतलब उसको मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। तो एक स्फेरिकल शेप में उन्होंने एटम का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। हम एक बॉल की माने उसको समझ सकते हैं जैसे कोई गेंद होती है, ठीक है, और हार्ड है स्फीयर और वो मज़ीद उसको हम तोड़ नहीं सकते। तो एटम के बारे में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट पेश किया। इसको एक और मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं कि एटम जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये एक सब्सटेंस है जो कि ब्लू कलर से नज़र आ रहे हैं, दूसरा ये सेकंड सब्सटेंस है जिसके जो स्फीयर्स हैं वो आपको ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अगर मैं इनको इस तरह कैटेगराइज कर दूं, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ लेट सपोज़ कि ये जो नंबर 1 है ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो ये सारे आपस में एक जैसे हैं साइज़ के हिसाब से, मास के हिसाब से, मास का मतलब वज़न। और ये अगर हमें कहूँ ये कैल्शियम के एटम्स हैं, ये कैल्शियम का एलिमेंट है तो उसके एटम्स सारे आपस में एक जैसे हैं। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि ये पोटेशियम के एटम्स हैं तो गलत नहीं होगा क्योंकि वो आपस में सब एक जैसे हैं। लेकिन आप ये देखें हाइड्रोजन के एटम्स आपस में जो हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन हाइड्रोजन के एटम्स कैल्शियम के एटम से या पोटेशियम के एटम से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ये बात उन्होंने हमें बताई। इसी तरह हाइड्रोजन, यहाँ पे मिसाल है हाइड्रोजन के एटम्स सपोज ये हैं तो आपस में एक जैसे हैं, ऑक्सीजन के एटम्स आपस में एक जैसे हैं, फास्फोरस के, सल्फर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लूकोज, ऑल दीज आर
द सब्सटेंसेस और द एलिमेंट्स। ओके, हम इनको कह सकते हैं अभी इस क्लास में अपनी आसानी के लिए, लेकिन एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होंगे। ये उनका कंक्लूजन था। दो बातें हमें समझ में आई। नंबर वन तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर अलाइक एंड दोज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट मास एंड साइज। ठीक है, और नंबर टू कि एटम जो है वो स्मॉल स्फीयर है, हार्ड है, जो कि मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता। ठीक है, और ये जॉन डाल्टन का एक इंट्रोडक्शन है, जो कि इंग्लिश केमिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे और मेटियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एटॉमिक मॉडल को केमिस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया। तो ये उनका मेन कंट्रीब्यूशन था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे साइंसदान की तरफ, जिनका नाम था जोसेफ जॉन थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन के नाम से हम इनको जानते हैं। इन्होंने 1904 में ये थ्योरी पेश की, ये कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने। अच्छा, इनका इंट्रोडक्शन क्या है? ये एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट हैं। ठीक है, और नोबेल लॉरेट हैं, यानी कि नोबेल इनाम याफ्ता हैं फिज़िक्स में। ठीक है, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर उन्होंने काम किया। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, इधर अब इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। और ये सब पहला सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि डिस्कवर हुआ, यानी कि एटम के अंदर। उन्होंने कहा कि एटम के अंदर एक और पार्टिकल मौजूद है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आइए उन्होंने इसके बारे में मज़ीद क्या कहा ये देखते हैं। डिस्कवर्ड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। नंबर वन, इन्होंने जो बात बताई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कहा, मतलब उनके ऊपर चार्ज है, विच वी नाउ कॉल इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानते हैं। 1904 में उन्होंने कहा, उन्होंने एक प्लम पुडिंग मॉडल पेश किया। प्लम पुडिंग मॉडल का क्या मतलब है, अभी इसको डिस्कस करते हैं। मॉडल ऑफ द एटम in which atom is made up of electrons, plums scattered throughout the positively charged sphere pudding। यानी कि उन्होंने कहा कि एक पुडिंग है, जैसा कि हम कोई स्वीट डिश बनाते हैं, पुडिंग उसको कहते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर प्लम्स मतलब उसके ऊपर छोटे छोटे हम कोई जेली रखते हैं या कोई फ्रूट रखते हैं जिनको प्लम्स कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम इस तरह सजा दें तो ऐसा लगता है वो प्लम पुडिंग मॉडल कहलाता है। इसको मज़ीद अभी डिस्कवर करते हैं। और उन्होंने जो थॉमसन मॉडल उन्होंने पेश किया, द एटम इज़ कंटिन्यूस मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कंटेनिंग नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज जो है उसके अंदर बराबर का जितना इस पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया। प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है, अगर आप इस तस्वीर पर गौर करें। ठीक है, एक आपको स्फीयर नज़र आ रहा है, उसके ऊपर कुछ प्लम्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मतलब उसके ऊपर जैसे हमने कुछ चीज़ लगाई हुई है या रखी हुई है, जेली टाइप या कोई फ्रूट टाइप की चीज़ें। जैसे हम कोई जैसे सपोज़ कस्टर्ड बनाते हैं, कस्टर्ड के ऊपर सजाने के लिए उसको हम कोई चीज़ जेली या इस तरह की चीज़ें रखते हैं, फ्रूट, तो उस तरह का प्लम पुडिंग मॉडल वो कहलाता है। ये जो स्फीयर है इसको उन्होंने पुडिंग बोला और उसके ऊपर छोटे छोटे प्लम्स लगाए हुए हैं। ठीक है, और वो प्लम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स से उन्होंने उसको कंपेयर किया। स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये इसी तरह एक और तस्वीर है, इससे भी यही सब बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि ऊपर प्लम्स उसमें लगे हुए हैं। तो ये कहलाता है प्लम पुडिंग मॉडल, जो कि जे थॉमसन ने इसको प्रपोज किया। उसके बाद जो थर्ड साइंसदान हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, हमने लास्ट लेक्चर में भी इनके बारे में कुछ मालूमात हासिल की थी। उन्होंने क्या किया, अर्नेस्ट रदरफोर्ड इज़ द मोस्टली प्रपोज दैट एटम इज़ मोस्टली एम्प्टी। ठीक है, खाली जगह है एटम में विद अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज। उन्होंने कहा उसमें पॉजिटिव चार्ज मौजूद है न्यूक्लियस में, सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, उसके गिर्द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि उससे पहले जे थॉमसन डिस्कवर कर चुके थे। ठीक है, हाउएवर ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन्स वुड नॉट बी अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एंड गेट पुल्ड इनटू इट। यानी कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी अगर उसमें है और नेगेटिव चार्ज भी अगर उसमें है, तो उन्होंने ये कहा कि इस बात का वो जवाब नहीं दे सके कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट क्यों नहीं करता एक एटम में। ठीक है, तो ये इस चीज़ का जो जवाब रदरफोर्ड नहीं दे सके। ठीक है, अच्छा जी, रदरफोर्ड्स मॉडल क्या था, द एटम इज़ मोस्टली एम्प्टी स्पेस।
with a small positively charged nucleus in the center of the atom. The nucleus is surrounded by electrons. अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें, हम आगे बढ़ते हैं। ये एक इस तरह का उन्होंने एक मॉडल पेश किया, ठीक है, और ये कहा ज़्यादातर जगह तो खाली है इस एटम के अंदर, ठीक है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स मौजूद हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ठीक है, और ये साइडों पर उसके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये मॉडल रदरफोर्ड ने पेश किया, जो कि मज़ीद मॉडर्न मॉडल था एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, ठीक है। एक आप इस तस्वीर में भी वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है। दिस इज़ न्यूक्लियस, ओके, एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर शोन बाय विद ग्रीन कलर एंड नेगेटिवली चार्ज्ड। तो हमने ये पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर में मौजूद होता है और नेगेटिव चार्ज उसके अराउंड होता है, ठीक है। और अर्नेस्ट रदरफोर्ड कौन थे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड न्यूजीलैंड बोर्न ब्रिटिश फिजिसिस्ट है, जो कि हमने कल बात की, और वो न्यूक्लियर फिजिक्स के फादर के तौर पे जाने जाते हैं। अच्छा जी, नील बोहर, जो कि इसके बाद उन्होंने डिस्कवरी की। नील बोहर मॉडिफाइड रदरफोर्ड्स मॉडल बाय स्टेटिंग दैट इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड स्टेबल ऑर्बिट्स और इलेक्ट्रॉन शेल्स। ऑर्बिट्स या शेल्स में, फिक्स्ड ऑर्बिट्स या फिक्स्ड शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था रदरफोर्ड ने कि उसके गिर्द हर जगह पे होते हैं, लेकिन नील बोहर ने कहा था कि फिक्स्ड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, यानी कि फिक्स दायरे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और हर जगह वो इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते न्यूक्लियस के गिर्द, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट और शेल हैव फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, वो हर ऑर्बिट में या हर शेल में उनकी एनर्जी लेवल एक फिक्स होती है, एनर्जी एक ख़ास एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, जब वो किसी दायरे में या किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है। ऑर्बिट क्या होता है? न्यूक्लियस के गिर्द दायरे होते हैं सर्कुलर शेप्स के, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, ओके। द एटम हैज़ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द फिक्स्ड ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। अब आइए हम थोड़ा सा इसके ऊपर नज़र डालते हैं कि नील बोहर ने एटॉमिक मॉडल कौन सा पेश किया। आप ये तस्वीर में देख सकते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके अंदर उसने कहा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है, और फिर उसके गिर्द कुछ शेल्स हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये फर्स्ट शेल कहलाता है, ये सेकंड शेल कहलाता है, और ये थर्ड। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे आपके शेल की तादाद बढ़ती जाएगी, सही है। और एक और चीज़ में है, एनर्जी लेवल भी कहते हैं इन शेल्स को। ये पहला एनर्जी लेवल है, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जो पहला एनर्जी लेवल होता है ये लोएस्ट एनर्जी लेवल कहलाता है। उसके बाद सेकंड जो है हायर एनर्जी लेवल होगा, फिर थर्ड उससे ज़्यादा हायर एनर्जी लेवल होगा, और ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी लेवल है फोर्थ, ठीक है। जैसे जैसे शेल बढ़ते जाते हैं वो एनर्जी लेवल उसका बढ़ता जाता है। तो एक इस तस्वीर से आपको मज़ीद अच्छे से वाज़ेह हो रहा होगा कि किस तरह एक एटम नज़र आता है, या उसको हम प्रपोज़ किया नील बोहर ने, ठीक है। तो नील बोहर ने ये थ्योरी दी, इलेक्ट्रॉन्स शुड मूव अराउंड द न्यूक्लियस बट ओनली इन प्रिस्क्राइब्ड ऑर्बिट्स, मतलब मखसूस ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, वो हर जगह इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने ये भी कही कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में तो एनर्जी रिलीज़ करेगा। मिसाल के तौर पर अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर आता है, ठीक है, ये थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल से अगर वो आता है सेकंड लेवल में, तो थर्ड लेवल हायर एनर्जी लेवल है और सेकंड लेवल लोअर एनर्जी लेवल है। या फिर अगर कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे लेवल से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, ठीक है, सेकंड से वो फर्स्ट में आता है, तो सेकंड के फर्स्ट के लिहाज से सेकंड हायर है और फर्स्ट लोअर है, ठीक है। तो जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आएगा इलेक्ट्रॉन, या जंप करेगा, तो वो अपने अंदर से क्या रिलीज़ करेगा? एनर्जी रिलीज़ करेगा, यानी कि लाइट रिलीज़ करेगा, ठीक है। लाइट एनर्जी वो रिलीज़ करता है कोई भी इलेक्ट्रॉन कि जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ क्या करता है? जंप करता है, ठीक है बेटा। तो आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, एरविन श्रोडिंगर, जिन्होंने 1926 में ये थ्योरी पेश की, ये मॉडल पेश किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट एनी टाइम, क्योंकि इसी बात के ऊपर अभी इसी मौजू पे बात चल रही थी कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं और क्या उनकी लोकेशन होती है। तो एरविन श्रोडिंगर ने कहा कि भाई उनकी लोकेशन हम एग्जैक्ट मालूम नहीं कर सकते कि वो एट अ टाइम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद हैं किसी भी एक ख़ास वक्त में। देयर आर रीजन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑर्बिटल्स वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर मोर लाइकली टू बी फाउंड। यहाँ पर उसने ये कहा
कि कुछ जगह होती हैं, जैसे कि उन्होंने फिर उसको ऑर्बिटल्स का नाम दिया, ठीक है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के ज़्यादा इम्कानात हैं। प्रोबेबिलिटी का वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब होता है इम्कानात, ठीक है। और उन्होंने कहा, उसने जो मॉडल पेश किया श्रोडिंगर ने, वो ये कहा कि एन एटम हैज़ अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है किसी भी एटम का। इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली इन ऑर्बिटल्स अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। मतलब एरविन श्रोडिंगर का कहना यह था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द तो होते हैं और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज भी होता है। पिछली तमाम साइंसदानों की बातें उसने ठीक मानी, लेकिन उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कुछ ऑर्बिटल्स में महदूद होती है पाए जाने की। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है इम्कानात। तो उन्होंने कहा कि देखें, ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है यहाँ, जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है, ठीक है। और वो क्लाउड से ज़्यादा हम समझते हैं, क्लाउड का मतलब एक बादल, ठीक है ना, बादल की तरह ऐसा एक बन जाता है, क्योंकि जब एक चीज़ बहुत तेज़ी के साथ घूमती है तो हमें वो क्लाउड नज़र आता है, वो एग्जैक्टली नज़र नहीं आता। जैसे कि अगर फ़ैन बहुत तेज़ घूम रहा है तो हम फ़ैन के 3 पर होते हैं, हालांकि वो जब वो चल रहा होता है तो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते कि कौन से उसके जो पर हैं वो किस जगह पर हैं, ठीक है, और हमें क्लाउड की तरह वो नज़र आता है। ये मॉडल उसका फाइनली हमारे सामने आता है एरविन श्रोडिंगर का। उन्होंने कहा कि ये जैसे कि ऑर्बिटल्स हैं, इस तरह से शेप्स बनी हुई हैं टूल की तरह, इनको डम्बेल शेप भी कहते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने ऑर्बिटल्स का नाम दिया। ऑर्बिटल आप यहाँ देख रहे हैं, 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल, ठीक है। और सेंटर में न्यूक्लियस है, देखें आप, सेंटर में न्यूक्लियस को शो किया है। तो इंशाल्लाह जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे इसको मज़ीद तफसील से पढ़िएगा, लेकिन ये है कि अभी आपकी बुक में इसको इतना ही समझाया गया है। उसके बाद जेम्स चैडविक हैं। जेम्स चैडविक एक और साइंसदान हैं जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किया। न्यूट्रॉन इज़ सपोज टू बी अ न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है। डिस्कवर्ड अ न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जेम्स चैडविक proved that particles with no electrical charges known as neutrons exist मतलब वो वजूद रखते हैं अपना, ठीक है ना। The neutrons are nearly equal in mass to the protons. प्रोटॉन्स का जो मास होता है तकरीबन उतना ही मास न्यूट्रॉन का होता है, ठीक है। Which are the positively charged particles in the nucleus, जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियस में, कौन, प्रोटॉन्स, ठीक है। तो जेम्स चैडविक का जो एटॉमिक मॉडल था वो ये था कि विद पॉजिटिव न्यूट्रल पार्टिकल्स, एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये जेम्स चैडविक का एक मॉडल था। उसने कहा कि सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल्स भी हैं जिनको प्रोटॉन्स का नाम दिया, और न्यूट्रल पार्टिकल्स भी हैं जिनको न्यूट्रॉन्स का नाम दिया। और उसने साथ ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और वो उसी तरह होते हैं अपने ऑर्बिट में, जैसा कि नील बोहर ने कहा था कि फिक्स्ड ऑर्बिट्स में या फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, ठीक है। तो यहाँ तक हर साइंसदान जो आगे आया उसने पिछले वाले साइंसदान की काफ़ी हद तक बातें तस्लीम की, और जो उनमें कुछ मॉडिफिकेशन थी या कोई उसमें मज़ीद एडवांसमेंट थी वो उसने उसको आगे बढ़ाया है, ठीक है। तो आप इस तस्वीर में बाकायदा देख सकते हैं कार्बन एटम की मिसाल दी गई है, ठीक है। उसमें सेंटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि न्यूक्लियस फॉर्म कर रहे हैं किसी भी एटम का, और उसके गिर्द फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जो कि ग्रीन कलर से शो हुए आपके यहाँ पे मौजूद हैं। और ये लेटेस्ट एटॉमिक मॉडल है जो कि अब तक चला आ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये तमाम साइंसदानों के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर उसको पूछिएगा। तो आज की क्लास में हमने बैकग्राउंड ऑफ साइंटिस्ट को देखा, उनके एफर्ट्स, उनकी कंट्रीब्यूशन, उनके अचीवमेंट्स को देखा, ठीक है। और उसके बाद हमने एटॉमिक मॉडल किस तरह डेवलप हुआ, किस किस लोगों ने उस पर काम किया, वो इस बात को ज़रा सा ओवरव्यू किया, ठीक है। लर्नड अबाउट द लेटेस्ट मेथड इन डिस्कवरीज इन दिस फील्ड, जो आज तक लेटेस्ट डिस्कवरी हुई है उसको भी हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम ये देखेंगे कि वी विल लुक इनटू द एटम, हम एटम के अंदर देखने की कोशिश करेंगे, एंड विल सी व्हाट इज़ प्रेजेंट इन द एटम, ओके। और व्हाट इज़ एन एटम मेड अप ऑफ, और एटम किस चीज़ से बनता है, इंशाल्लाह इस चीज़ को हम देखेंगे। आपका जो इम्पोर्टेंट नोटिस है, आपने अपना काम कंप्लीट रखना है, ठीक है। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो पूछें काम के हिसाब से। और होम असाइनमेंट आप लोगों का ये है कि पेज नंबर 98 और 99 आपने रीड करना है मुकम्मल तौर पे अपनी टेक्स्ट बुक का, ठीक है। और जो थिंक अबाउट इट दिया हुआ पेज नंबर 99 के ऊपर, उसको भी करने की कोशिश करनी है, ओके। जज़ाकल्लाह
और अब अपने डिस्कशन सेशन की तरफ चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।